फिलहाल के लिए यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है। हेडलाइन बनती है जहां पे सीजेआई सूर्यकांत जी और जस्टिस जय मल्ल्या जो बागची हैं, उन्होंने इस आदेश को दिया और कहा कि जो यूजीसी के नियम हैं वो काफी ज्यादा मिसयूज हो सकते हैं, स्पष्ट हैं, इसलिए उन्हें रोकना चाहिए। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जिस जगह कह रही है कि अगर हम इंटरवीन नहीं करेंगे तो यह सोसाइटी को बांट देगा, सुप्रीम कोर्ट जिन कानूनों को रोक रही है, जिन रूल्स को रोक रही है, सुप्रीम कोर्ट ने रोका, इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपसे एक बहुत कॉमन प्यारा सा सवाल है, आप हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय हैं, आप संविधान को लागू कराने में अपनी महती भूमिका निभाती हैं, लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदयों, आप जहां भी विराजते हैं, आपकी नजरों के सामने से ये नियम निकले थे, आप ही के आदेश पर ये यूजीसी ने नियम बनाए थे। और ये केवल एक वाकया नहीं है, आप अरावली के मामले पर भी ऐसे ही अपना फैसला देकर फिर उस पर रोक लगाए थे। माननीय न्यायालय, आपसे कुत्तों के मामले पर भी यही देखा गया था। इवन कुलदीप सेंगर के मामले में भी न्यायालय ने जब बेल दी तब न्यायालय रोक लगाती है, जब पब्लिक प्रेशर क्रिएट करती है। माननीय न्यायाधीश, आप तक बहुत ज्यादा वर्कलोड हो सकता है, समझ में आता है, काम भारत में बहुत सारे हैं, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिन पर आपको बहुत सारे फैसले सुनाने होते हैं। लेकिन विनम्र निवेदन है एक भारत के सजग नागरिक के रूप में कि आप अपने न्याय को जब करें तो उसके सारे परिवेश को समझकर कि भाई इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप जनता के द्वारा प्रतिक्रिया देखने के बाद ही अगर न्याय को करने लगेंगे तो भविष्य में फिर आपके ऊपर न्याय करने के लिए प्रेशर बनाया जाएगा, जो देश में न्याय की स्थापना के लिए सही नहीं रहेगा, देश के अंदर लोकतंत्र की मजबूती के लिए अच्छा नहीं रहेगा। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजीसी के पहले नियम, जिन्हें विषय वस्तु बिल्कुल नहीं पता है उन्हें मैं हल्का सा आपके सामने ब्रीफ कर देता हूं, क्योंकि फिलहाल के लिए सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और रोक लगा करके इस मामले को अगली सुनवाई तक के लिए छोड़ दिया है। जिन्हें मामला बिल्कुल नहीं पता है उनके लिए डिटेल मामला हमने 24 जनवरी को किया था, आप जाकर कंप्लीट सुन सकते हैं, क्योंकि इसे सवर्ण समाज के द्वारा और फिर धीरे धीरे सभी समाज के द्वारा संयुक्त रूप से इसका विरोध होने लगा कि यह हमें तोड़ने वाला है, विभाजनकारी है। क्या हुआ था, ब्रीफ जानकारी यह है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि कॉलेजों को मान्यता देता है, छात्रों की डिग्री को मान्यता देता है, उसके द्वारा कॉलेजेस के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसे लेते हुए पूर्व से ही चले आ रहे, वर्ष 2012 से चले आ रहे कानून, रूल्स, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशन, इनका इस रूल में कुछ सुधार किया गया था, कुछ एड ऑन किया गया था। क्योंकि पहले जब ये रूल थे जो कि समानता स्थापित करने के लिए कॉलेजेस में लागू किए गए थे, उनमें किसी सजा की अनिवार्यता नहीं थी। सरकार ने 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला के जातीय उत्पीड़न के मामले पर और 2019 में महाराष्ट्र के अंदर दलित डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा था कि कॉलेज में जातीय भेदभाव ना हो, इसके लिए कुछ रूल्स बनाकर लेके आइए। यह घटना रोहित वेमुला और पायल तड़वी के परिजनों के द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया गया था। आईआईटी दिल्ली ने अपनी तरफ से एक रिसर्च प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया कि 75% छात्र कॉलेज में भेदभाव का सामना करते हैं। इस रिसर्च का कोई भी स्टैट्स हालांकि पब्लिक डोमेन में स्पष्टतः उपलब्ध नहीं है। जनवरी 2025 में जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जो आज सीजेआई हैं, पिछले साल इन्होंने ही यूजीसी को जातीय भेदभाव की शिकायतों का डेटा इकट्ठा करने को कहा था और कहा था कि नए निर्देश लेकर के आप आइएगा। फरवरी 2025 में फीडबैक लेने के लिए इन नियमों का एक ड्राफ्ट जारी किया गया। उसका ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट यूनियन ने कहा कि इस ड्राफ्ट के तहत यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव की परिभाषा में ओबीसी को शामिल नहीं किया गया, उसे भी शामिल करिए। ड्राफ्ट में जातीय भेदभाव की झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान करना था। संसद में जब ये सारे भाव बनकर आए, फिर इसे संसद की एक कमेटी जो शिक्षा, महिला, बाल, युवा संबंधी मामलों पर विचार करती है, उसके सामने इसे रखा गया। उस समिति के चेयरमैन दिग्विजय सिंह जी थे। दिग्विजय सिंह जी इस कमेटी के चेयरमैन थे जिसके सामने यूजीसी ने अपने सारे डेटा, भेदभाव को मिटाने के लिए जो रूल बनाकर लेके आ रहे थे, उन्हें इस कमेटी के सामने रखा। इस कमेटी के अंदर बीजेपी के भी नेता थे। लोग राज्यसभा, लोकसभा के अंदर जब कमेटी बनती है तो पार्टियों को प्रतिनिधित्व देने का उनके अनुपात में प्रबंधन किया जाता है। समिति ने यूजीसी को अपनी सिफारिशें दी जिसमें कहा गया कि भेदभाव वाले नियम की परिभाषा, और इक्विटी कमेटी ने ओबीसी को भी इसमें शामिल किया जाए, ऐसा आदेश कर दिया। यूजीसी ने जो अपनी ड्राफ्ट की हुई जो चीजें थी वो 13 जनवरी को फिर से नोटिफाई कर दी और कहा कि 15 जनवरी 2026 से ये सभी यूनिवर्सिटीज में लागू हो जाएगी।
इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि कॉलेजेस के अंदर इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होंगे, इक्विटी कमेटी होगी, इक्विटी स्क्वाड होगा, इक्विटी एम्बेसडर होगा, इक्विटी हेडलाइन मतलब ये हेल्पलाइन होगी। इस तरह से कॉलेजेस के अंदर किसी प्रकार से भेदभाव ना हो, समानता आ सके, इसकी सारी व्यवस्थाएं हों। इसमें छात्र भी आवेदन कर सकेंगे, शिक्षक भी कर सकेंगे, स्टाफ भी कर सकेगा, मैनेजमेंट भी कर सकेगा। और डिस्क्रिमिनेशन में कोई कोई ऐसा कार्य जो कि जानबूझकर किया गया हो, गैर जानबूझकर किया गया हो, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया हो, स्ट्रक्चरल तरीके से कोई भेदभाव हो रहा हो, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही हो, किसी भी प्रकार की चीज कॉलेज में अगर आपको फील होती हो और आप ओबीसी एससी एसटी से आते हैं, तो आप जनरल के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। अगर आप शिकायत करेंगे तो 24 घंटे के अंदर कमेटी बैठक करेगी, 15 वर्किंग डे में रिपोर्ट करेगी, 7 वर्किंग डे में उस पर एक्शन लेगी, और अगर आप उसके बाद भी संतुष्ट ना हो तो ऑम्बुड्समैन के पास जाकर आप अपनी शिकायत को कर सकते हैं। इससे जो फैसले आएंगे उन फैसलों में व्यक्ति, मेंबर, छात्र किसी को भी यूजीसी की स्कीम से बाहर किया जा सकेगा, उसको डिग्री प्रोग्राम से निकाला जा सकेगा, ऑनलाइन कोर्स से निकाला जा सकेगा, और तो और कॉलेज की यूजीसी मान्यता तक रद्द की जा सकेगी। ऐसा करके इन्होंने ड्राफ्ट प्रावधान कॉलेजेस पर 15 जनवरी से लागू कर दिए थे। खैर, प्रावधान लागू हुए, जैसे ही लागू हुए देश में समाज के जो जनरल कास्ट के छात्र छात्राएं हैं उन्होंने इसका विरोध करना शुरुआत में शुरू किया कि भाई आप ये काला कानून लेकर आए हैं, लेकिन इस काले कानून में आप हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं, ये कैसी चीज है? इसको लेकर के राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना करके बाहर निकलते हैं, बहुत सारे छात्र संगठन बाहर निकल कर आते हैं, और हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी में इस बात का विरोध करने आता है। और इस बात में एक वीडियो जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं कंचना यादव, उनका वायरल होता है, जिसमें वो कहती हैं कि सवर्णों को इस आधार पर यूजीसी एक्ट में फंसाया जाना चाहिए कि आपने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को हक नहीं दिया। इसमें इन्होंने पूरा की पूरा काम जो है उसको और प्रचंड पहुंचा दिया, जिसका जनरल को डर था कि भाई हमको फंसाया जा सकता है, गलत धारणा से हमें टारगेट किया जा सकता है। कोई भी छात्र या फिर कोई भी व्यक्ति या कोई प्रशासक या कोई शिक्षक अगर वो किसी प्रकार की खुन्नस में शिकार हो गया तो उसका क्या होगा? इस पर ये प्रवक्ता जब ये लाइन बोलती हैं कि कहती हैं कि साहब सुनिए, ऐसा नहीं है कि आप इससे पीड़ित हैं, पुराने जो मतलब समाज में जो भेद था उससे मुक्ति पाने के लिए भी सवर्ण के खिलाफ शिकायत की जानी चाहिए। इस बात से लोगों के अंदर एक गुस्सा फूट पड़ा। इसी बीच में जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो बाहर आते हैं। उनने कहा कि भाई किसी भी प्रकार का सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देगी, लेकिन लोगों ने कहा कि कानून आपकी देखरेख में बना, रूल आपकी देखरेख में बना, और आपको यह दिखाई नहीं दिया कि यह कितना विभेदनकारी और कॉलेज में आप क्या चाहते हैं। इनकी खूब जबरदस्त ट्रोलिंग हुई, कम्युनिटी नोट इनके उसके ऊपर भाषण के ऊपर लग गया। धीरे धीरे पूरा कास्ट को लेकर के बवाल मचना शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाना शुरू हुआ। सरकार के विरोध में जहां तहां विरोध होने लगे, लोग कहने लगे कि हमने सरकार को वोट देके गलती कर दी। जनरल कास्ट की तरफ से विशेष रूप से, और समाज के वो लोग जो चाहते हैं कि हिंदू एक रहे, उन सब ने सरकार को ट्रोल करना, कोसना शुरू कर दिया कि साहब सरकार आपने ये तानाशाही करी है, अगर आप ऐसा करते हैं तो देश को आप तोड़ेंगे। इस बात को देखते हुए एक दो जगह ऐसी चीजें भी सुनने को मिली कि साहब सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बागेश्वर सरकार बाहर निकल कर आते हैं, वो बयान देते हैं कि सरकार देश को तोड़ो मत। कवि कुमार विश्वास बाहर निकाल कर आते हैं कि साहब देश सरकार को तोड़ो मत। और तो और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि साहब कसाब को तो पहले जांच कर किया गया, फिर सजा दी गई, और सवर्ण को पहले सजा दी जाएगी फिर जांच की जाएगी। तो क्या सवर्ण जो है वो कसाब से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है? देश में एक काफी बड़ा माहौल बना। इवन सरकार के भी कई पूर्व मंत्री इस पर निकलकर बयान देने आए, और हद तब हुई जब राष्ट्रपति महोदया द्वारा अपने 26 जनवरी के भाषण में, जब सरकार के द्वारा मतलब अभी बजट से पहले जब बात रखी गई 26 जनवरी के बाद में, उसमें इन्होंने सबकी बातें रखी लेकिन जनरल कास्ट शब्द यूज नहीं किया। तो फिर से कम्युनिटी नोट इनके भाषण पर भी लग गया कि साहब आपके द्वारा देश के अंदर देश के नागरिक बोलने से क्या बिगड़ जाता? देश के नागरिक क्या महिला, बच्चे, दलित ये सब नहीं है? आप जनरल को छोड़कर सबको देश का नागरिक कैसे मान रहे? खैर, खूब तरह से सरकार के विरोध में प्रदर्शन देश के विभिन्न कोनों में हुए। परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट के सामने पीआईएल पहुंचती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर अपनी बात को रख देती है। कहती है कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में अब तक जो कुछ भी हासिल किया, क्या आज हम उससे पीछे हटते हुए उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं? क्योंकि जाति विहीन, पहले तो सरकार चाहती थी कि विभेद ना हो, इसके प्रयास के लिए शिक्षा को आगे लाया गया, लेकिन अब शिक्षा के केंद्रों में ही
अब जाति के आधार पर अगर लोगों को लड़ाना शुरू कर देंगे तो फिर कैसे हम जाति विहीन समाज की कल्पना कर पाएंगे। कोर्ट में जजेस ने इस बात को रखा, सरकार के सामने एडवोकेट्स ने अपनी मतलब जजेस के सामने एडवोकेट्स ने अपनी बात रखी, जिसमें इस बात को कहा गया कि आप डिस्क्रिमिनेशन में एससी एसटी और ओबीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई छात्र दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आता है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाए तो क्या कीजिएगा। कहीं पर रैगिंग हो रही है, वहां डिस्क्रिमिनेशन हो जाए तो अब क्या कीजिएगा। मतलब कुल मिलाकर के तमाम प्रकार के भेदभाव समाज में व्याप्त हैं, उनको आप कैसे आंसर करेंगे, आप जाति के आधार पर कैसे लड़ा सकते हैं। कुल मिलाकर वकीलों की दलीलें काम आई, सुप्रीम कोर्ट ने सबको ध्यान से सुना और केंद्र को नोटिस जारी करके कहा कि 19 मार्च को फिर से सुनवाई करेंगे, लेकिन तब तक के लिए इस मामले को रोक दिया गया है।